नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा में इजराइल के फिर शुरू हुए सैन्य अभियान और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन शांति वार्ता पर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। 30 दिन के संघर्ष विराम पर चर्चा। खतरे में गाजा संघर्ष विराम समझौता, आईडीएफ की हमास पर बड़ी कार्रवाई, 4 बड़े नेताओं की मौत। गाजा खाली करने के आईडीएफ के फरमान के बाद पलायन शुरू। सीरिया में खुला एक और मोर्चा, लेबनान के साथ झड़प में 10 लोगों की मौत। फिलहाल दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत। इजरायली सेना का सीरिया और लेबनान में भी हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पश्चिमी पाखंड पर कड़ा प्रहार, कहा कश्मीर में अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा, हमलावर और पीड़ित को रखा गया बराबर। 9 महीने के लंबे अंतरिक्ष मिशन के बाद घर लौट रही हैं सुनीता। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम पत्र लिखकर की सुरक्षित वापसी की कामना, भारत आने का दिया न्योता। और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता पर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ने यह जानकारी दी है। ये बातचीत अभी इस वक्त पर चल रही है। हाल में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी बार बातचीत है। 30 दिन के संघर्ष विराम पर यहां पर चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी अभी दी जा रही है। संघर्ष विराम के लिए रूस को प्रस्ताव भेजा गया था और यूक्रेन में सीज फायर के प्रारूप पर भी बातचीत हो रही है। इस वक्त पर दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने पर भी वहां पर चर्चा हो रही है। ये क्रेमलिन की ओर से बताया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी इस वक्त जब आप टेलीविजन देख रहे हैं तो इस वक्त पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत चल रही है, रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने को लेकर और साथ ही साथ रूस और अमेरिका के संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर इस वक्त ये बातचीत चल रही है और काफी लंबे समय से ये बातचीत चल रही है। और लगातार व्हाइट हाउस की ओर से बताया जा रहा है कि बातचीत काफी अच्छी चल रही है और अभी इस वक्त ये बातचीत चल रही है। और इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर के बातचीत हो रही है। साथ ही साथ अमेरिका और रूस के संबंधों को किस तरह से सामान्य किया जा सकता है, इसको लेकर भी ये बातचीत चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बातचीत हुई है, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है सऊदी अरब में। उसके बाद एक 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसको रूस के समक्ष रखा गया था और उसके बाद ये बातचीत होनी थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और अभी इस वक्त ये बातचीत चल रही है और पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी देर से, करीब 1-1.5 घंटा हो गया है, ये बातचीत लगातार चल रही है दोनों नेताओं के बीच में और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत मानी जा रही है। और बातचीत शुरू होने से पहले क्रेमलिन की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के बल्कि रूस और अमेरिका के संबंधों को किस तरह से सामान्य किया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत। इस बातचीत में दोनों नेता शांति समझौते को लेकर के विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी इस वक्त पर इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 3 साल से संघर्ष की भेंट चढ़ती जिंदगियों को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भरसक प्रयास जारी है। यूक्रेन की तरफ से मिली सहमति के बाद मंगलवार को ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर 30 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर चर्चा की।
इस बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज बुलंद की। रूसी उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध कभी खत्म नहीं होंगे और रूस को आगे बढ़ने के लिए खुद पर और रूसी कंपनियों पर भरोसा करना होगा। अगर इसे हटा भी लिया गया फिर भी रूस पर सियासी दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे पहले पुतिन कह चुके हैं कि वो सशस्त्र सीज़फायर के लिए तैयार हैं। उन्होंने रियाद प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो स्थायी हल चाहते हैं। साथ ही युद्ध के मूल कारण यानी यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किए जाने की बात दोहरा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब में वार्ता के दौरान यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध विराम की रूपरेखा पर सहमत होने के लिए राजी किया था। ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन और मॉस्को संघर्ष समाप्ति के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में यूक्रेन और रूस के बीच कुछ संपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा शुरू कर दी है। भूमि और बिजली संयंत्र भी बातचीत का हिस्सा हैं। वहीं यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी पुतिन के प्रति ट्रंप के नरम जबकि जेलेंस्की के साथ सख्त रुख से चिंतित हैं। साथ ही यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। कई देश स्थायी शांति के बाद यूक्रेन में शांति सेना भेजने की वकालत कर रहे हैं, जबकि रूस इसके बिल्कुल खिलाफ है। रूस हमले के बाद से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। इनमें पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र, वहीं दक्षिण पूर्व में खेरसन और ज़ेपोरोजिया क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इन चारों क्षेत्रों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। पुतिन चाहते हैं कि शांति के बदले इन चारों क्षेत्रों पर मॉस्को के दावे को स्वीकार किया जाए। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बातचीत जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत चल रही थी, रूसी समाचार एजेंसी तास की ओर से ये खबर आ रही है कि ये बातचीत खत्म हो गई है। तो काफी लंबी ये बातचीत चली है और इस वक्त पर रूस की ओर से खबर आ रही है कि बातचीत खत्म हो गई है। रूसी समाचार एजेंसी तास की ओर से खबर आ रही है कि बातचीत खत्म हो गई है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, अभी ये बातचीत खत्म हो गई है और काफी इस बातचीत का इंतजार किया जा रहा था। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? चंद्रशेखर जी, विगत कुछ वर्षों से हम जिस प्रकार की संघर्ष की राजनीति वैश्विक परिदृश्य में देख रहे हैं, बड़ी विचित्र परिस्थितियां हमारे आसपास बनी हुई हैं। तो आज की जो तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख है, इतिहास में, वैश्विक राजनीति के इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि आज अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, लंबी बातचीत की है, विस्तार से बातचीत की है। और हमने रियाद से ही दोनों ही जो ये प्रधान है ट्रंप और पुतिन के बीच में हमने एक बर्फ पिघलते हुए देखी। दोनों ही चाह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध विगत लगभग 3 वर्षों से जो चला आ रहा युद्ध है उसको अब एक समाप्ति की ओर ले जाया जाए। तो सीज फायर को लेकर के ये बात हो रही है और निश्चित तौर पर हर एक की अपनी शर्त है। ट्रंप कुछ शर्तों के साथ बात कर रहे हैं, पुतिन की अपनी शर्तें हैं। और वहां यदि आप जेलेंस्की को देखें तो वो अड़े हुए हैं, वो तो अभी शांति की ओर या युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा ये रोचक रहेगा कि किस प्रकार की शर्तों को माना गया है, क्या बातचीत हुई है। पर मुझे लगता है कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि दोनों ही हम यदि युद्ध की ओर देखें तो हम बार बार इस बात की चर्चा करते आए हैं कि जो ये युद्ध है वो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है, ये इनडायरेक्टली नाटो लेड बाय अमेरिका और रशिया के बीच में चला आ रहा युद्ध था। और अब मुझे लगता है कि जब एक तरफ से ट्रंप, दूसरी तरफ से पुतिन इस बात को लेकर के राजी हैं कि युद्ध का अब विराम होना चाहिए, तो पहले संघर्ष विराम होगा और फिर एक युद्ध को किस प्रकार से समाप्ति की ओर ले जाया जाए इसकी बात होगी। एक क्लैरिटी रखें, युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, ये संघर्ष विराम की बातचीत के लिए दोनों ही जो है आपसी शर्तों को लेकर के इन्होंने आज वार्ता की है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 30 दिन के युद्ध विराम की बातचीत थी वो क्या बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकता है वहां पर? मुझे ऐसी पूरी आशा है कि पुतिन और ट्रंप पिछले कुछ समय से ये एक कॉमन एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो ये चला आ रहा युद्ध है, संघर्ष है, इसको अब विराम की ओर ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष विराम की घोषणा, ये एक सकारात्मक समाचार हमको मिल सकता है। अब ये किन शर्तों पर
दोनों ही प्रधान आगे बढ़ेंगे, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि पुतिन और यूक्रेन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रशिया का कब्जा जमा चुके हैं और वो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं चाहेंगे कि रशिया इन क्षेत्रों से पीछे हटे। ये यूक्रेन के बड़े स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरियाज हैं। अगर हम इनकी ओर नजर डालें तो 4 प्रमुख एरियाज हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देखें कि ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में इस बात को एक प्रायोरिटी के तौर पर रखा था अमेरिका की जनता के सामने, बल्कि कहूंगी पूरे विश्व के लोगों के सामने, कि यदि वे जीत के आते हैं तो वो रशिया यूक्रेन संघर्ष को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और वहीं नाटो में भी कहीं ना कहीं हम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे हैं, जिसमें कुछ देश ऐसे हैं जो जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, पर कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप सही कर रहे हैं, युद्ध को विराम की ओर ले जाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष विराम को लेकर के एक आम सहमति तो चंद्रशेखर जी बन चुकी है। चाहे पुतिन की ओर देखें, चाहे आप ट्रंप की ओर देखें, चाहे आप नाटो की ओर देखें, जिससे मिल रही सहायता की बदौलत यूक्रेन इस युद्ध में खड़ा हुआ है। अब ये हमें देखना होगा कि इसमें किसका कितना पलड़ा भारी होता है, क्योंकि हर कोई अपनी एक लॉन्ड्री लिस्ट के साथ अपनी बात नेगोशिएट करवाने के लिए बैठा हुआ है। अंशु जी, 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें एक पहला फैक्टर ये है कि कुर्स्क का जो इलाका था जहां पर यूक्रेन ने कब्जा किया था, और आज दिन में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये खबर आई थी कि कुर्स्क का जो इलाका है वो तकरीबन पूरा का पूरा खाली करवा लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो व्लादिमीर पुतिन ने अभी बेलारूस के अपने समकक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लुकाशेंको के साथ, वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध विराम होता है तो कौन उसको मॉनिटर करेगा। तो इस तरह के जो सवालात हैं, आपको क्या लगता है इसका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा अभी? मुझे लगता है इसीलिए मैंने कहा कि एक फेज वाइज मैनर में अब ये देश आगे बढ़ेंगे। पहले हमको एक सकारात्मक समाचार मिले कि संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है, कम से कम पहले युद्ध पर विराम लगे, यहां से मुझे लगता है कि फिर शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ा ही कूटनीतिक प्रश्न सामने रहेगा, यदि आप अब भौगोलिक क्षेत्र की ओर देखेंगे तो डोनेस्क है, लुगांस है, ज़ेपोरिज़िया है, खेरसोन है, ये बहुत महत्वपूर्ण एरियाज है जहां पर हम रशिया का कब्जा देख रहे हैं और पुतिन निश्चित तौर पर पीछे नहीं हटना चाहेंगे। अच्छा, पुतिन की एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वो इसी शर्त पर युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी होंगे कि नाटो इस बात का वादा करे कि वो यूक्रेन को सदस्यता नहीं देगा और यूक्रेन भी अपनी जगह न्यूट्रल देश के रूप में खड़ा रहे, क्योंकि यहीं से युद्ध शुरू हुआ था। बार बार पुतिन ने जेलेंस्की से कहा कि वे नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई नहीं करें। इसके मायने ये होते कि नाटो या अमेरिका रशिया के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते, और यही कारण था कि फिर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण का मन भी बनाया और फिर घोषणा भी की, और अब ये इतने सालों से हम युद्ध को चलता हुआ देख रहे हैं। वहीं जेलेंस्की हार चुके हैं, पर वे एक हारे हुए हीरो के रूप में लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उनकी भी अपनी एक शर्तें हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको एक युद्ध के हीरो का दर्जा दिया जाए, कम से कम यूक्रेन की जनता के सामने तो वो इसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वहीं ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो पैसा, जिस प्रकार की सहायता वो नाटो के माध्यम से और दूसरे देश भी यूक्रेन को देते हैं। अंतिम सवाल आपके सामने रख रहे हैं अंशु जी, संक्षेप में बताइएगा कि अगर ये वहां पर संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाता है रूस, और साथ ही साथ ये युद्ध आने वाले दिनों में अगर खत्म होता है, तो दुनिया को कितना बड़ा फायदा होगा इसका? चंद्रशेखर जी, विगत 3 वर्षों में हमने देखा कि इस युद्ध की वजह से कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक संकटों को विश्व के अलग अलग देशों को झेलना पड़ा है, और इसका एक जो आप विस्तार देखें तो एशिया तक आया है। और आर्थिक यदि आप चुनौतियों की बात करें तो आप आज यूरोप के बड़े बड़े देशों को देखिए, जर्मनी जैसे देश को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा क्योंकि वो नाटो के माध्यम से लगातार यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहा था। तो लोगों को राहत मिलेगी, एक वैश्विक मानवीय सुरक्षा और शांति बहाल होगी। ठीक है अंशु जी, दर्शकों को हम जरा जानकारी देना चाहेंगे कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो गई है, और ये बताया जा रहा है कि करीब 90 मिनट तक ये बातचीत चली है, और 30 दिन के संघर्ष विराम पर इस बातचीत में चर्चा हुई है, और साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सकारात्मक ये बातचीत रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। काफ़ी लंबी ये बातचीत हुई है, 90 मिनट की ये बातचीत हुई है, और 30 दिन के संघर्ष विराम को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। साथ ही साथ रूस और अमेरिका के संबंधों को किस तरह से आगे सामान्य किया जाए, इसको लेकर भी ये चर्चा हुई है। तो इस वक्त इतनी खबर हमारे पास है, और आप हमारे साथ बने रहिए अंशु जी। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
बचाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर अपना सैन्य अभियान शुरू किया। इस साल 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद ये पहला बड़ा सैन्य अभियान है। ये नया हमला इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता के विफल होने के बाद किया गया है। इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमले में हमास सरकार के प्रमुख और शीर्ष अधिकारियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। रात के करीब 3 बजे थे। गाजा में सहरी की तैयारी चल रही थी। अचानक आसमान में इजरायली लड़ाकू विमान गरजने लगे और पल भर में हमास पर कहर बनकर टूट पड़े। करीब 2 महीने की खामोशी के बाद एक बार फिर इजरायली सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। हमले में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। IDF का दावा है कि वो हमास के बुनियादी ढांचों और उससे जुड़े लोगों को निशाना बना रही है। हमास ने IDF के हमले में संगठन के 4 बड़े लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिसमें प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा रखने वाले गृह और न्याय मंत्रालय के प्रमुख के अलावा घरेलू सुरक्षा एजेंसी का मुखिया शामिल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि संघर्ष विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया। इजराइल ने हमले से पहले व्हाइट हाउस से सलाह ली थी। व्हाइट हाउस ने युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने कहा है कि हमास संघर्ष विराम के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर युद्ध को चुना है। वहीं पश्चिम एशिया के अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले ही आगाह किया था कि हमास ने अगर बंधकों को तुरंत रिहा नहीं किया तो उसे अंजाम भुगतने होंगे। जबकि इजरायली विदेश मंत्री ने हमले का बचाव करते हुए कहा है कि वार्ता विफल होने के बाद बंधकों की रिहाई के लिए और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि हमास का कहना है कि फिर से गाजा पर हमला कर नेतन्याहू ने संघर्ष विराम को तोड़ते हुए बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। IDF ने गाजा को खतरनाक जगह बताते हुए लोगों से दूसरी जगह पर चले जाने का फरमान सुनाया है। इस आदेश के बाद लोग गाजा शहर के पश्चिम और खान यूनुस के शहरों की ओर जा रहे हैं। नेतन्याहू ने स्थिति की समीक्षा के लिए सेना के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। ईरान, मिस्र समेत तमाम अरब देशों ने इजराइल द्वारा शुरू किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान ने गाजा में लगातार हो रहे हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजें लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को हुए संघर्ष विराम का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया है। पहले चरण में 33 बंधकों के साथ करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, पश्चिम एशिया में हाल के दिनों में लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा शांति आएगी, लेकिन एक बार फिर वहाँ पर इजराइल ने गाजा पट्टी में काफ़ी हमले किए हैं और काफ़ी हमास के लोगों को वहाँ पर मारा भी है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया?
चंद्रशेखर जी, एक हम इस बात को समझें कि जो इतने समय से इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध चल रहा है, हमास को पूरा विश्व एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन के रूप में जानता है। तो फिर ऐसे संगठन के साथ नेगोशिएट करके अभी युद्ध विराम तो घोषित किया गया, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये युद्ध विराम बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। इजराइल ने अमेरिका से बात विचार करके और हमास पर हमला किया, क्योंकि हमास ने कहने के बाद भी और राजी होने के बाद भी जो बंधक इजराइल के उसके पास हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, बंधक हमास के पास हैं, उनको रिहा नहीं किया है। तो फिर इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे लगता है कि फिर ये शर्त और आपसी जो बातचीत है इसमें एक दरार आई, और फिर इसके बाद आगे इजराइल की तरफ से ये इस प्रकार का हमला किया गया है। हम इस बात को भी ना भूलें कि ये युद्ध, ये संघर्ष कहां से शुरू हुआ, जब 7 अक्टूबर को आधी रात को हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे हताहत हुए थे। तो अब जब गाजा का प्रश्न आ रहा है, पूरी दुनिया इसको जिस प्रकार से इस पर बातचीत कर रही है, तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार की परिस्थितियां इजराइल के लिए वर्तमान में बनी हुई है, और इजराइल के लिए अब ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। तो अपने लोगों को इस प्रकार से बंधक बना हुआ देखकर और बात होने के बाद भी यदि उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर नेतन्याहू इसी बात की घोषणा कर रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो हमास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बात होने के बाद भी उनके लोगों को छोड़ा नहीं गया है। तो इसीलिए अब हमने देखा कि अचानक से ये इस प्रकार की घोषणा करके फिर उन्होंने हमला किया है। अंशु जी, एक तो जो इजराइल ने वहाँ पर हमला किया, ये अमेरिका की ओर से पुष्टि की गई है कि इजराइल ने हमला करने से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी कि वो वहाँ पर अपने सैन्य अभियान को फिर से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, जो अमेरिकी दूत विटकॉफ थे, वो एक रमज़ान के समय के लिए एक सीज़ फायर का प्रपोजल वहाँ पर लेके आए थे, और उसको लेकर के कई सारे सवालात इजराइल के भी हैं और हमास के भी हैं। हमास मान नहीं रहा था। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जो नए दौर का वहाँ पर सैन्य अभियान शुरू किया गया, और कहा जा रहा है कि हो सकता है 1-2 दिन में ज़मीनी अभियान भी वहाँ पर शुरू हो जाए, ये कहीं ना कहीं हमास के ऊपर दबाव बनाने के लिए तो नहीं है कि आप सीज़ फायर के लिए मानिए हमारी शर्तों पर? हमारी शर्तों पर या आपकी शर्तों की बात नहीं है चंद्रशेखर जी। जब सीज फायर की बात होती है, जब युद्ध विराम की बात होती है, तो जैसे मैंने रशिया यूक्रेन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को कहा कि हर कोई प्रधान अपने देश के लिए बेस्ट चाहता है। नेगोशिएशन टेबल पे हर कोई नेगोशिएट करने के लिए आता है, एक लॉन्ड्री लिस्ट के लिए को लेकर के हर कोई बैठता है, उसमें एक विन विन सिचुएशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, वो एक कूटनीतिक सफलता मानी जाती है, मीडिएटर की भी सफलता मानी जाती है। पर अब इजराइल हमास के बीच की परिस्थितियों को देखें तो आसपास बहुत सारे प्रॉक्सीज जुड़े हुए थे। अभी इस युद्ध विराम के पहले की आप स्थितियों को देखें तो उसमें तो हमने ईरान को, लेबनान को, और जितने तमाम इनके प्रॉक्सीज थे, इनको भी हमने शामिल होते हुए देखा था युद्ध में। और इस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये वैश्विक युद्ध में तब्दील ना हो जाए। तो फिर ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान इस बात पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात की थी कि यदि वे राष्ट्रपति बन के आते हैं तो यहाँ पर भी, पश्चिम एशिया में भी वो शांति बहाली को प्राथमिकता देंगे और इस पर काम करेंगे। तो इसीलिए सीज फायर प्लान्स को लेकर के अमेरिका आ रहा है, प्रयास चल रहा है कि दोनों तरफ से एक आपसी सहमति की स्थिति बन जाए, जिसमें फिर कोई एक की तरफ से शर्तों को ना तोड़ा जाए। और ये फिर जो अब हम स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं कि सीज फायर जो एक था, युद्ध विराम की जो स्थिति थी, उसको तोड़ करके अब ये फिर एक नया सैन्य हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है। तो इसके पीछे के जब हम कारण देखते हैं तो वहां इजराइल के बंधक हैं जो हमास के पास हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में अभी स्थितियां तो विकट ही दिखाई पड़ रही है चंद्रशेखर जी, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे आकर के इसमें अपनी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण अपना विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। और अभी हम आपको कुछ और प्रमुख आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है।
शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को आक्रामकता से कूटनीतिक विवाद में बदलने के लिए पश्चिमी देशों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम एक आक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र गए थे, इसे विवाद में बदल दिया गया। हमलावर और पीड़ित को बराबर खड़ा कर दिया। दोषी पक्ष कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन और अमेरिका। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से भारत की जमीन पर किए गए आक्रमण या घुसपैठ को पश्चिमी देशों ने एक क्षेत्रीय विवाद में बदल दिया। वहीं रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा होगा और कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है और जोखिम उठाता है वे अर्थव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाएंगे। फ्रांसीसी पुलिस ने मंगलवार को 400 से अधिक प्रवासियों को सेंट्रल पेरिस के गेटे लिरिक थिएटर के अंदर से बाहर निकाला। ये प्रवासी यहाँ 3 महीने से अधिक समय से जमे हुए थे और फ्रांस में आश्रय और शरण की मांग कर रहे थे। सीरिया और लेबनान में आपसी गोलीबारी में 10 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा के घायल होने के बाद अंततः संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। यह समझौता बेरूत और दमिश्क के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुआ है। करीब 9 महीने से ज्यादा समय के लिए अंतरिक्ष में फंसने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स मंगलवार की सुबह एक स्पेसएक्स कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के रक्षा मंत्रियों ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि वे सर्वसम्मति से बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले ओटावा सम्मेलन से हटने की सिफारिश कर रहे हैं। इसका कारण रूस से संभावित सैन्य खतरा बताया गया है। यूरोपीय देश डेनमार्क जा रहा एक छोटा विमान दक्षिण पूर्वी स्विट्जरलैंड के आल्प्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान 13 मार्च को डेनमार्क से आया था और कोपेनहेगन के पास रॉस्किल्डे वापस जा रहा था।